हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों आज हम लोग जिस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी 2022 को, ठीक है, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था सीटेट का 2021-22 में। तो आज हम लोग 4 जनवरी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोने में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट दिया गया, तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या है। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ एक वर्ड दिया गया है सीमा। अब ये सीमा से पता नहीं चल रहा है कि उसका भुजाओं की माप दिया गया है, भुजा की माप है या उसकी परिमाप है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब जब आपको सीमा वर्ड मिले तो आप समझेंगे कि ये परिमाप है। दोस्तों क्या है? परिमाप है। यानी एक वर्ग है इस प्रकार से, इस वर्ग के चारों भुजाओं को जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है? 16। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी 4-4 करके होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि 1-1 सेंटीमीटर का चारों कोना से काट लिया गया। 1-1 सेंटीमीटर का चारों कोना से काट लिया गया वर्ग। अब देखिए इसके सामने हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन के दिखेगी आपको, ठीक है। तो 1-1 भुजा का है तो चारों साइड 1-1 था, ये सब 1-1 सेंटीमीटर का होगा। ये जो नया भुजा आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में दोस्तों सब क्या है? 1-1 का है। अब जरा जोड़ के देखिए तो कि इसकी सीमा क्या होती है। 4, 5, 6, 6, 4, 10, 11, 12, 4, 16। ओहो गड़बड़ हो गया क्या? 4 कहाँ बचेगा जी इसमें? तो अब ये 3 ही बचेगा ना। सॉरी 3 कहाँ बचेगा? यहाँ तक देखिए, ये यहाँ से 1 हटा और एक यहाँ से 1 हटा, यानी कि इसमें 2 बच गया। अब ये 2 हो गया। उसी प्रकार से सभी 2-2 करके हो जाएंगे, ठीक है, सब 2-2 हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना, यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं करना। ये पूरा का पूरा दोस्तों 4 था, 4 में से ये 1 कट गया और यहाँ से 1 कट गया, तो ये 2 ही बचा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इसकी परिसीमा यानी सीमा अभी भी समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 16 सेंटीमीटर ही है। दोस्तों परसों जो मैंने वीडियो अपलोड किया था सीटेट का 5 जनवरी का, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग में ये कटिंग वाला सवाल लगभग हर सीटिंग में दिया गया था, तो इस बार भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। आप सभी को ट्राई करिए। कहता है 2/3 प्लस डैश बराबर 11, 12वां। 12वां दोस्तों क्या होगा? 12th। दोस्तों क्या हो गया? 12th, 12वां, ठीक है। इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों 2/3 मतलब 1/3 प्लस यहाँ पर x हो गया और बराबर 11, 12वां। 12वां मतलब 11 गुने 1/12। अगर हम x का मान निकालना चाहे दोस्तों कितना होगा? यहाँ हो गया 11/12 माइनस 2/3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम दोस्तों कितना होगा? 12 होगा एलसीएम। अगर 12 एलसीएम दोस्तों होगा तो यहाँ कितना दोस्तों हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 11 ही रहेगा, क्योंकि 12 से भाग करेंगे एक बार में और ये गुना हो जाएगा 11 से। 3 से काटो दोस्तों कितना होगा बताओ? 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा आपका 3/12, यानी कि 3 गुने 1/12 लिख सकते हैं। तो 3 गुने 1/12, 1/12 दोस्तों लिखेंगे 12वां। देखिए 12वां में दोस्तों क्या हो गया? 1/12, तो ये हो गया 12वां। तो 3/12वां कहीं पर है, देखो 3/12वां आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग में से सही में कमेंट करना दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आप सही बना पाए थे क्या। एकदम ऑनेस्टी से कमेंट करना कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है, ठीक है, नाम के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। आप जान रहे हैं कि भिन्न से सवाल एलसीएम का तो बपोती है। मैंने समझ आओ कि भिन्न चैप्टर जो है दोस्तों वो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको हर बार क्वेश्चन देखने मिलेगा क्या। तो देखिए इसमें बांटा कैसे गया है। अदिति का 2/7 और अमल का हो गया 1/6, फरहान का 2/5 है, ठीक है, और जेरी का
जेरी का 1/7 है। तो पहले ये देखते हैं कि इसने कुल कितना बांट दिया है, क्योंकि अब बचा कितना है, मात्र 2 टॉफी बचा हुआ है। देखिए 7 और 7 कॉमन, तो 7 एक उठा लेंगे, 6 यहाँ तो 6 उठा लेंगे, और 5 तो बिल्कुल अलग है, अभाज्य, ये भी गुना करना होगा। तो 6 पंचे 30 गुने 7 210, दोस्तों कितना है 210, 6 पंचे 30 गुने 7 210। एक बार आप ध्यान देखिए कि एलसीएम कैसे निकाले हम। 7 और 7 दोस्तों बराबर है, कॉमन है, तो एक ठो ले लेंगे, और 5 देखिए अभाज्य संख्या वो किसी से नहीं कटता, तो 5 को भी ले लेंगे। 6 तो इन सब में से किसी में कुछ कॉमन मिलेगा, क्योंकि 7 और 5 अभाज्य है, तो 6 किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो 6 को भी ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम 210। अब देखिए 7 से काटेंगे 30 बार में, 30 दूनी 60। 6 से काटते हैं 210 को, अगर 6 से काटोगे तो 6 तिया 18, 3 0, 6 पंचे 30, यानी 35 से कटेगा, 35 गुने 1 35। 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे तो कटेगा 14 बार में, नहीं 4 पंचे 20 और 5 गुने 10, 42 से कटेगा जी। 42 गुने तो कितना जगह 84। 7 से काटो कितना होगा 30 बार में, 30 गुने 1 30। अब सबको जोड़ते हैं, 4 5 9, 3 8 11, 11 3 14, 14 और 6 20 बटा 210, यानी कि 209 बटा 210 भाग टॉफी उसने बांट दिया। तो जब मर्लिन की माँ ने उसे टॉफी दिया होगा, तो भाई उसको कुल जो हिस्सा होगा ना, उसका कुल हिस्सा होगा 1। तो हम शेष निकाल लेते हैं पहले। शेष कुल भाग में से जितना बांट दिया गया उसको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेष कब निकालते हो, जब 1 में से जितना भाग काम में आ गया उसको हटा दो। तो अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, तो कल भी ट्रिक बताए थे आपको हम परसों। 1 में जब कोई भिन्न घटे तो इन दोनों में अंतर देख लो। दोस्तों अंतर है 11, है ना, 11 अंतर है, और दोस्तों नीचे कितना, ओहो अंतर है दोस्तों 1, और नीचे है 210। 11 दोस्तों ने 1 है अंतर, और इसी भाग का मान 2 दिया है। क्यों? क्योंकि कहता है कि मर्लिन के पास 2 ही टॉफी बचा है, तो 1/210 भाग बचा हुआ है, जिसका मान उसको कितना मिलता है 2 टॉफी के रूप में। अब यहाँ से 1 गुने 1 तो 1 भाग आ जाएगा, और 210 गुने 2 420, ये आपका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, एक भाग का मान कैसे मान रहे हैं हम लोग, कुल, क्योंकि भिन्न में एक ही सबसे बड़ा मान होता है, कुल होता है, टोटल होता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एकदम धैर्य से पढ़िए, और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप तुरंत क्विक करने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें 12 अंडे आते हैं। मैंने एक ट्रे में कितने दोस्तों 12 अंडे हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बच गए। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि 10 ट्रे भरने के बाद अंडा ना बचे। यानी कि 9 ट्रे तो भर चुका है, अब एक ट्रे और भरना है उसको, लेकिन इस ट्रे में 12 अंडा आता है, जिसमें से उसके पास अभी 5 अंडा है बचा हुआ है। बहुत ही सिंपल सवाल है, 7 अंडा और चाहिए उसको, ताकि वो 7 5 12 मिला के एक ट्रे को भर दे और 10 ट्रे पूरा हो जाएगा और उसके पास एक भी अंडा नहीं बचेगा। समझ में दोस्तों आ रहा है? तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आपका उत्तर इसमें क्या आता है। क्वेश्चन कहता है, सविता एटीएम से कुछ रुपये निकाले, उसे 2000 रुपये के 5 नोट और 100 रुपये के 9 नोट और 500 के 4 नोट मिले। रुपया गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 के एक नोट, 100 रुपया के 4 नोट, 100 रुपया के एक नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आप उत्तर लगाइए, उसके बाद देखिए कि मेरा सॉल्यूशन इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो कि हमको निकालना क्या भाई, तो वो एटीएम में कितना रुपया भरी थी। आप भी जब एटीएम में पैसा निकालते हो तो डालते ना भाई, ये 2000 निकालना है कि 5 निकालना है, डालते हैं ना उसमें, तो वही पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि उसके बाद कितना नोट है, 2000 के 5 नोट हैं, 2000 के 5 नोट हैं, और 100 का 9 ठो नोट है, और 500 का 4 ठो नोट है। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा आपका 900,
और ये हो जाएगा आपका 2000, यानी 10 2 12,900 रुपया अभी उसके पास है जब वो गिन रही है एटीएम से निकालने के बाद। लेकिन उसको मालूम हुआ कि 2000 का एक ठो नोट और 100 रुपया का एक ठो नोट गायब मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि जो पैसा निकाला गया है उसमें से 2000 कम दिख रहा है और 100 कम दिख रहा है। हो सकता है कि एटीएम में फंस गया हो, है कि नहीं। अब इसको जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 9 1 10, 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1, यानी कि सविता ने एटीएम में पैसा निकालने के लिए 15,000 रुपया डायल किया होगा। 15,000 रुपया भरी होगी, लेकिन उसको कितना मिला? 12,900 ही मिला, क्योंकि 2000 का एक नोट कम था और 100 का नोट एक कम था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कमेंट कीजिएगा कितने लोगों का आंसर आ रहा है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती है, दोस्तों देखिए ध्यान रखिए, पीएम को बोलते हैं क्या? मिनट दोपहर के बाद होता है, 12 बजे के बाद बदलती है, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी या बदलेगी? 4 ट्रैफिक है भाई, ABCD कर देते हैं अपने मन से। ये 30 सेकंड में, ये 45 सेकंड में और ये 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिखें और इसको लिखते हैं 75 सेकंड में। इन सब का आपको पहले एलसीएम निकालना होगा। जब भी ऐसा सवाल दिया रहे, 4 घंटी, 5 घंटी, घड़ी या बत्ती या सिग्नल कुछ भी दिया रहे, उसका टाइमिंग दिया रहे बदलने का या टाइम होने का, बजने का, तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे कि दिए गए सभी अलग अलग टाइम का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते वो देखिए, सबसे बड़े वाले को आप चुन लेंगे। ठीक है, हमने चुन लिया किसको? 75 को। 75 को आप तोड़ लीजिएगा, 15 × 5 75। 15 में इसलिए हम तोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए सब 15 का पहाड़ा वाला मान है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखता भाई आप लोग को। यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है, यहाँ कितना है? 15 × 2, तो 15 कॉमन हो गया, 2 कॉमन नहीं हुआ, 2 यहाँ गुना कर दो। 45 में क्या क्या है भाई बताओ? 15 × 3 है, 15 कॉमन, 3 नहीं कॉमन, गुना कर दो भाई। 60 में देखो 60 होता है 15 × 4, 15 कॉमन, लेकिन 4 में भी ध्यान दीजिएगा, 4 में भी 1 ठो 2 कॉमन है। अब यहाँ 1 ठो 2 और हो जाएगा, देखिए 4 मिल गया, गुना करते हैं। 75 × 2 150, 150 × 2 300, 300 × 3 900, तो आपका एलसीएम आ रहा है 900 सेकेंड। तो आप ये कह सकते हैं कि 900 सेकेंड के बाद दोबारा एक साथ चारों जो बत्तियां हैं वो जलेंगी। अब 900 सेकेंड बोला गया भाई, यहाँ पे हमको टाइम दिया है आवर और मिनट में, तो 900 सेकेंड को क्या आप चेंज कर सकते हैं मिनट में चेंज कर सकते हैं? देखते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 60 को 15 से अगर यदि आप गुना करोगे तो आप देख लो 900 सेकेंड मिलेगा। यानी 900 सेकेंड में कितना मिनट बताओ? 15 मिनट। कैसे निकालते हैं? जब सेकेंड को हम 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट में चेंज होता है, और अगर मिनट को 60 से गुना करेंगे सेकेंड में चेंज होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ काट दिए 15 × 6 = 90, यानी 15 मिनट के बाद बजेगी एक साथ, तो 1:35 में 15 जोड़ दो भाई, कितना होगा बताओ? 0 4 1 5, 1:50 हो, कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आ रहा है आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए एक आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा देखने में लग रहा है, क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं है। आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं पता है? कि आप क्वेश्चन के लंबाई, लेंथ को देख कर डर जाते हैं, जबकि सवाल में ऐसा कोई दम नहीं रहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है, 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। मान लीजिए कोई पैकेट है, उसको फेंक रही है रमा, लेकिन उससे पहले उसको पढ़ती देखती, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो भाई? तो पैक करने की तारीख कितनी दी हुई है? 10 जनवरी 2021, और पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोगी है। तो 180 दिन मोटा मोटी मान सकते हैं 6 माह,
6 माह होगा भाई, एक माह में 30 नॉर्मली मानते हैं, तो 6 माह में कितना होगा, 180 दिन होगा ना। तो 10 जनवरी 2021 से लेकर अगर हम 6 माह तक चलें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई का 10 अगर हम चले जाएं, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 10 जुलाई 2021 तक वो इस दवा को यूज कर सकती है। ये इसका कंडीशन रहा। अब पहला कहता है उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान खराब की तिथि गुजर चुकी है। अभी तो भाई 3 जुलाई हुआ है, 10 जुलाई तक जो है दवा चलने का जो है या फिर वह सामान को यूज करने का तिथि है, तो अभी क्या सामान खराब की तिथि गुजर चुकी है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए कर सकती है। बिल्कुल भाई, 3 जुलाई और यहाँ देखिए 10 जुलाई, यानी वो लगभग सप्ताह भर तक और वह उस सामान को यूज कर सकती है। 2 नंबर ही सही है, बाकी सब गलत है, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और आज आप लोग थोड़ा अस्थिर से बैठिए दोस्तों, आज काफी लंबा वीडियो होगा और आपके सामने कई सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप खाली बस धैर्य से बैठे रहिए। कहता 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति को डैश कहते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बंद आकृति को डैश कहते हैं। इस सवाल का आप लोग उत्तर दीजिए। और इस सवाल में हड़बड़ाहट में कई लोगों ने गलती किया था। इसका उत्तर कई लोगों ने त्रिभुज लिखा था, लेकिन इसका उत्तर त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि क्या दिया है, 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक कोई भी ऐसा आकृति है जिसमें कि वह रेखाखंडों से बंद आकृति है, उसे दोस्तों हम कहते हैं बहुभुज। क्या बोलते दोस्तों, बोलो, बहुभुज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज भी आपका क्या है, एक बहुभुज है, क्योंकि एक माने 2 या 2 से अधिक या 3 से अधिक सभी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अगर यहां बोलता कि 3 रेखाखंडों से बंद आकृति, तब होता त्रिभुज। अब यहां बोल दिया 3 या 3 से अधिक, तो वो दोस्तों क्या होगा, बहुभुज। चाहे वो चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और देखिए हम हट गए हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो पहले आप ये देखो कि 23.5 डिग्री सेल्सियस ये कब था भाई, ये था आपका 9 बजे, और वो भी कब, सुबह। इसको कहां तक ले आया गया, 17.2 डिग्री सेल्सियस तक आना है। इसको चेक करें कि कितना घटा है भाई। 5 में 2 गया तो 3, यहां हो गया 13 में 7 गया तो 6, यहां पर 1 में 1 गया तो 0, यानी कि आपके पास 6.3 डिग्री सेल्सियस की कमी होना है। और 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, 0.7 डिग्री। ये पूरा का ये कुल कमी है, ध्यान रखिएगा, ये कुल कमी है। अब हम ये निकालते हैं कि कुल समय कितना लगा है यहां तक जाने में। तो 1 घंटे में 0.7 डिग्री, तो हमको कम कितना करना भाई, 6.3 डिग्री। तो 6.3 डिग्री को हम 0.7 से भाग करेंगे तो दोनों पॉइंट उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 1 अंक के बाद है, नीचे भी 1 अंक के बाद है। ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे अगर दोनों समान अंक का पॉइंट हो तो ऊपर नीचे डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। अब 7 से काटो, कितना जगह 9, यानी 9 घंटा में ये टेम्परेचर कम होगा। तो सुबह का 9 बजा है और शाम का जो है 9 बजे के बाद देखना है, शाम के आसपास में। तो 9 बजे से 9 घंटा बढ़ाओ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का बजना होता है शाम का 6 बजे। ध्यान दीजिएगा, 18 का बजना दोस्तों क्या होता है, शाम का 6 बजे, यानी शाम के 6 बजे जो है वह टेम्परेचर आपका आ जाएगा 17.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0.7 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से प्रत्येक घंटे घट रही है। समझ में आ रहा है, कितना ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। बस चेक कर रहा है कि विद्यार्थी को बेसिक पे कितना पकड़ है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, और इस टॉपिक से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है टेट ने, कितनी बार। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम होगा दोस्तों इस टॉपिक में माध्य माध्यिका में, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको माध्य माध्यिका, परिसर, बहुलक सब कुछ पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में, और 10 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका सारा समस्या दूर हो जाता है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि उसका लिंक हम डाल दें आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कहता है दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए माध्य को दोस्तों बोलते हैं, आप समझिए सिंपली इसको, एवरेज के सेंस में, और माध्यिका को आप बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप माध्य माध्यिका निकाल ही लें, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। तो देखिए 15 8 कितना दोस्तों हो गया 23, 23 और 3 26, 10 36 और 1 37, 37 और 3 40, 40 और 20 60, 60 20 80, 80 और 10 90, 90 और 5 95 और 1 96, यानी सबको जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है 96 आ रहा है। 96 को माध्य निकालने, देखिए हम पहले माध्य निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा माध्य निकाल रहे हैं, तो सभी संख्याओं से भाग करना होगा ना, 3 3 6 2 8, 8 से भाग करोगे तो 12 8 96, 12 आएगा आपका माध्य। अब देखते हैं कि माध्यिका क्या आएगी, माध्यिका का मान क्या आएगा। तो माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि आप दिए गए जो समीकरण है, जो आपका जो ये सीरीज है, श्रृंखला है, इसको आप सीधा क्या करें, या तो बढ़ते या घटते क्रम में इसको लिख दें। तो बढ़ते घटते क्रम में जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 1 2 ठो 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 है, 15 2 बार है, यहाँ देखिए 2 बार 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 23। देखिए 8 हुआ कि नहीं, गिन लीजिए, 3 3 6 2 8 हो गया, बिल्कुल सही। अब माध्यिका कहता है कि जो बीच में आपका मान मिले वही आपका माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा, जो बीच में हो वही क्या है, माध्यिका है। तो भैया 8 है तो 8 में तो बीच मिलेगा नहीं मिलेगा जी, 8 बीच में। तो क्या करिए कि 8 को आगे से 3 काट दीजिए और पीछे से 3 काट दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों छोर दाएं और बाएं से बराबर मात्रा में संख्याओं को काटना है। तो आपके सामने बचेगा 13 और 15, इन दोनों को जोड़िए, आएगा 28, इसको 2 से भाग कर दीजिए 14। तो आप देख रहे हैं कि माध्यिका का मान माध्य से अधिक है। यहां कह रहा है कि माध्य माध्यिका से अधिक है, गलत, क्योंकि माध्यिका अधिक है, माध्यिका माध्य से अधिक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। तो इन सवालों में जिसमें स्टेटमेंट दिया हो, घबराने काम नहीं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आपका सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये देखिए आपके सामने एक रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए, और यहां पैटर्न दिया है 1ZA 4YB 9XC 16WD। अगर आप में से कोई रीजनिंग थोड़ा भी पढ़े होंगे आप लोग कभी सीरीज वगैरह, देखिए ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी आंसर हमारा इन दोनों में ही कोई है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। ऑप्शन भी काटने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम आपके सामने कई ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे आगे, जिसमें आपको हम ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी तरीका हम सिखाएंगे। अब देखिए 25 होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जेड का उल्टा ए होता भाई, क्योंकि जेड सबसे लास्ट और ए सबसे पहला, वाई 2 पीछे से और बी आगे पीछे से, डब्ल्यू जो है पीछे से 4 और डी आगे से 4। उस हिसाब से हमको देखना होगा कि पहले लेना है किसको, हमको पीछे से मान लेना पहले, तो पीछे से मान पहले 5 भी और आगे से मान 5 ई। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना है ताकि आपके जो दोस्त हैं उन तक भी मेरा जो पहुंच हो सके, और हम जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा लाभ मिले। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले अभी सेशन में कहा था कि वेन हीले से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। कहता निम्न में से कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय विचार के चरण नहीं है। चरण मतलब स्टेज, स्तर। ठीक है, तो जो भी वेन हीले पढ़े होंगे तो सबसे पहला दोस्तों यही होता दृश्यीकरण। दृश्यीकरण, इसको आप वहां लिखते हैं
विजुअलाइजेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, दृश्यकरण। उसके बाद ये क्या है, विश्लेषण। विश्लेषण इसके बाद ही होता है, ये स्तर 0 में होता है, विश्लेषण स्तर 1 में होता है। और स्वयं सिद्धि ये भी होता है, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं रिगोर, और इसका कहीं कहीं लिखा रहेगा दृढ़ता। विश्लेषण का दोस्तों होता है एनालिसिस। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कोई भी ज्यामितीय आकृति को देखता है, देख के समझता है कि ये क्या है, आयत है, ये है। उसके बाद उसका विश्लेषण करता है कि भाई उसमें जो है भुजाएं कैसी दी गई है, कैसा उसका आकृति है, उस तरह का और भी चीजें क्या दिखता है, खिड़की, गेट, बोर्ड, ये सब वो है कंपेयर करना शुरू करता है। इसके बाद आता है आपका अनौपचारिक निगमन, यानी क्या करता है, वो तुलनात्मक रूप से चीजों को जो है देखने का प्रयास करता है, संबंध बताने का प्रयास करता है। जैसे वो क्या करता है कि वृत्त को रोटी से जोड़ देता है, गोला को क्या करता है, वो जो है आलू से जोड़ देता है, आयत को क्या करता है, गेट से, खिड़की से जोड़ देता है, किताब से जोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये मूर्त संचालन का कोई भी स्थिति इसमें नहीं है, तो इसका भी आंसर तो क्या होगा, 2 नंबर ही होगा कि वैन हिले के ज्यामितीय विचार में मूर्त संचालन का कोई स्थिति नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि पहला होता है दृश्यीकरण, सेकंड होता है विश्लेषण, थर्ड होता है अनौपचारिक निगमन, यानी इसको बोलते हैं संबंध स्थापित करना, और चौथा होता है दोस्तों क्या आपका औपचारिक निगमन। ठीक है, यानी विधि नियम के हिसाब से ज्यामिति को पढ़ना, प्रूफ करना। और देखिए सबसे लास्ट होता है स्वयं सिद्धि, यानी जो कि एक्सपेरिमेंटल स्थिति पहुंच जाता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके हम लोग कोई चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, कोई नई चीज़ खोज कर सकते हैं ज्यामिति में। ये बहुत ही ऊपर का लेवल होता है, जो कि जहाँ पे साइंटिस्ट लोगों का लेवल पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। कहता है मानचित्रण यानी कि आप जो यूज करते हैं, आप जो क्या कहते हैं स्केच वगैरह जो आप यूज करते हैं, फिगर वगैरह, उससे क्या यूज, उसका क्या उपयोग है। कहता है मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च गणित में, मानचित्रण का सबसे ज्यादा प्रयोग दोस्तों होता है निम्न गणित में, कहने मतलब कि निम्न कक्षाओं के गणित में, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले हमको उसके अवधारणाओं से पूर्णतः और अच्छी तरह से अवगत कराने के लिए चीजों को दिखाना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है। तो मानचित्रण का प्रयोग सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ होता है, छोटे कक्षाओं के बच्चों में होता है, उच्च में बहुत कम होता है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, यह भी गलत है, क्योंकि मानचित्रण समानुपातिक नहीं आनुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। कैसे? जब कोई बच्चा किसी मानचित्र को देखता है तो मानचित्र में जिस हिसाब से वो समझ पाता है, जितनी तेजी से उसका जो मानसिक विकास है वो भी उतनी तेजी से बढ़ता है। अनुपातिक तौर से बढ़ना मतलब होता है कि समान स्तर से, समान गति से, समान लेवल से बढ़ना, अनुपातिक कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए मानचित्रण दिक्स्थान संबंधित सोच को मजबूत करता है, एक तो ये है। चौथा बोलता है कि मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है। यहां पर देखिए ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया है, केवल। जब भी किसी भी क्वेश्चन में पेडागोजी में केवल लग जाए, सिर्फ लग जाए, उसको पहले काट देना। अब यहां देखो यहाँ पे है दिक्स्थान, दिक्स्थान का आप समझो सिंपल विजुलाइजेशन कर देना, विजुलाइज कर देना। ठीक है, यानी 3D आकृतियों को या 3D के हिसाब से चीजों को देख लेना। ये कुछ हिंदी वर्ड खतरनाक देता है, इसमें क्या आप फंस जाते हैं। दिक्स्थान का संपर्क दोस्तों विजुलाइज कर लेना। सोचो मानचित्रण के स्तर से किसी को गणित आप समझाओगे मानचित्र के हिसाब से, तो वो चीजों को देख सकेगा, विजुलाइज कर सकेगा, जो उसके लिए गणित के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये सवाल आप एकदम जितना बार स्टार मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपको हर एग्जाम में, हर सिटिंग में, हर लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके जो हम डिस्क्राइब करेंगे उसको अच्छे से समझिएगा कि हम कैसे इसका विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले होंगे सुन लीजिए, बंद सिरे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
दोस्तों क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और एक होता है दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसमें पूछे गए प्रश्न का केवल एक उत्तर हो, ठीक है। और अगर यदि ओपन एंडेड हो, खुला सिरे वाला अगर प्रश्न हो, तो उसमें एक सवाल के कई उत्तर हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए नौकरी करने बाद क्या करोगे, आप बोलोगे घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, कोई बोलेगा हम परफ्यूम खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, जहाँ तहाँ घूमेंगे, खूब खर्चा करेंगे, खूब खाएंगे। यानी एक प्रश्न का काफ़ी उत्तर आप दे रहे हैं, लेकिन वही आपसे कहा जाए 2 जोड़ 2 क्या होता है, तो जो भी जानकारी वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा 4 बोलेगा। अब इसको पढ़ना नहीं आता, वो चुपचाप रहेगा। तो जिस प्रश्न का केवल एक उत्तर उसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बंद अंत वाला प्रश्न। और जिसका उत्तर ज्यादा हो एक से, उसे बोलते हैं खुले अंत वाला प्रश्न। कोई समस्या नहीं आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो 3 अंकों वाली संख्याएं हो, उनमें दहाई स्थान पर 5 हो। कई कंडीशन बन सकते हैं, 1 5 3, 1 5 1, 1 5 6। देखिए 3 अंकों की 3 संख्या, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है। अब ऐसी 5 संख्याएं ही नहीं हो सकती हैं, ऐसी जो है ना, ऐसी जो है कई संख्याएं हैं। 1 5 0, 1 5 9, ऐसे जो है केवल 5 संख्याएं होंगी कि ज्यादा होंगी, ऐसे अधिक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 2 5 3, 2 5 8, 2 5 7, 2 5 9, 2 5 1। तो क्या ऐसी कोई 5 अंकों की सूची जो बनाना होगा, 5 संख्याओं की, जिसमें कि 3 अंकों वाली होगी, क्या एक ही सूची होगा कि ऐसे कई सूची हो सकते हैं, ऐसे कई सूची हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो उत्तर दोस्तों होगा ये ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये खुले अंत वाला क्वेश्चन है, ये बंद अंत वाला क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, ए तो नहीं होगा। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसके सभी भुजाओं का योग 36 हो। तो इसको हम 9 मान लेते हैं, एक इसको 9, इसको 9, इसको 9, जोड़िए 36 हुआ। अब अगर हम चाहें तो एक और बना सकते हैं। देखिए ये 12 और ये 12 24, और ये जगह आपका दोस्तों 4 24 और 6 30, और ये 6 36। क्या ऐसी एक ही आकृति है कि अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, यानी ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 178 और 184 के बीच 5 कौन कौन सा होगा, 179 होगा, 180 होगा, 181 होगा, 182 होगा, 183 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को बीच लेना है तो ना ही 78 लोगे ना ही 84 लोगे, इनके बीच में बस इतना ही 5 ही संख्या है। यही आपका उत्तर है कि ये बंद अंत वाला, बंद सिरे वाला क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन का एक ही उत्तर होगा। अब यहाँ देखो, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिसका योग 50 है। इसमें कई तरह के ऐसे समूह बन सकते हैं जिसमें 5-5 संख्या लेंगे और जोड़ने दोस्तों कितना आएगा, 50 आएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सीटेट ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछती है, तो आप प्रयास करें कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। कहता है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। ये 3 नाम दिए गए हैं, मानसी, हरमन, फैजल। समूह में पढ़ने से पहले अंक जो है मानसी का 67, हरमन का 54 और फैजल का 63 है। और समूह में पढ़ने के बाद जो है वो मानसी का 79 हो गया है, हरमन का 60 हो गया है और फैजल का 74 हो गया है। और ये सभी अंक देखिए 100 में है, 100 में से प्राप्त अंक है।
कहता है तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या क्या हैं। तो अगर यदि हम इन दोनों का पहला जोड़ें कितना होता है, 9 7 16, 7 और 6 13, 13 और 1 14, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 146 आ रहा है दोनों को जोड़ करके मानसी का। अगर इसको हम 2 से भाग करें, क्यों? क्योंकि ये दोनों दो स्थिति है और औसत में क्या होता है, जितना स्थिति है उससे उतना से भाग करते हैं। 2 से भाग करो 7 3, 73 आ रहा है, यानी कि 73 वाला ऑप्शन जो भी मानसी का है वही उत्तर होगा। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी चेक करने काम ही नहीं है, आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें, कोशिश करिए कि एक ठो उत्तर अगर मिला, देखिए किसी भी ऑप्शन में आगे में 73 है नहीं है, केवल एक में है, यही इसका उत्तर मार देंगे। और यहाँ बोला है लगभग में, तो ये जान करके आपको पॉइंट में डाल सकता है। 73.2 को लगभग में हम 73 ही समझते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये रहा एक बहुत ही आसान सा सवाल। आप देख रहे हैं कि भिन्न से एक सवाल पक्का देता है आपका, चाहे वो भिन्नों की तुलना हो, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने बोले, आरोही अवरोही यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन आपको देगा। कहता है कि इनमें से कौन सी बड़ी और छोटी भिन्न है। सबसे बेहतर तरीका है कि इसको भाग कर दो भैया। 0.75, ये 0.60 हो गया तो 7 8 56, 4 आ गया तो 7 5 35, ये 0.5, इसको भाग करो 0.66 ऐसे आते जाएगा। ये 0.8 पूरा पूरी कट गया, यानी 8 0 कर सकते हैं। 0.50 होगा तो 8 6 48, 2 बचेगा 6 2 6 3 18। अब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन देखने मिल रहा है, बताइए। सबसे बड़ी आपको ये देखने मिल रहा है और सबसे छोटी आपको ये देखने मिल रहा है। तो बड़ी भिन्न में 6/7 कर दो और छोटी में 1/2 कर दो, यही आपका उत्तर है। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये जिस भी ऑप्शन में होगा आप इसको उत्तर आप लगा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर इसको प्रयास करेंगे तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी रीजनिंग का एक सवाल है। हम देख रहे हैं कि जितना भी सीटिंग में का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, हर सीटिंग में एक पैटर्न से क्वेश्चन दे रहा है और बहुत ही आराम से क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहता है पैटर्न को देखिए और डैश पर संख्या लिखिए, यानी यहां पर संख्या लिखिए। इसमें कुछ क्या मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन अब टाइम का यहां पर खेला कि टाइम क्या लगाते हैं आप। देखो कुल का दिमाग काम करेगा कि 3 और 1 4, 5 3 8 1 9, 7 5 12 और 4 16, ऐसा नहीं है। समझिए क्या किया गया है। 2 अंक है ना तो 2 का स्क्वायर, 3 अंक है ना 3 का स्क्वायर, 4 अंक है 4 का स्क्वायर, 5 अंक है 5 का स्क्वायर। वरना अगर आप जोड़ोगे तो इतना बड़ा जोड़ने में टाइम तो लगेगा ना भैया। तो आप क्या करो, खाली अंक को गिनो, बोलो कितना अंक इसमें बताओ। 3 3 6 3 9 अंक, 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 81। आ गया समझ में? मजा आ रहा है तो दोस्तों लाइक करो यार, ठीक है। मजा आ रहा तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज हम लोग काफी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अच्छे से शांति से देखिए और हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये लीजिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में छपेगा पक्का है। कहता है विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें दी गई है। सामग्री यहां पर दिया गया है, यहाँ पे मूल्य दिया गया, ये रुपया में है। पेंसिल का 1 पैकेट 22 का रेट से है, कलम का 1 पैकेट 37.5 है, रबड़ है 3.5, शार्पनर है 4.5, पेस्टल कागज का पैकेट है 48 और रेखनी में रूलर कितना है 10। कहता हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल लिया 1 पैकेट, 2 पैकेट कलम 2 पैकेट, 3 ठो रबड़, ठीक है। शार्पनर दोस्तों कितना लिया 2, देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी शार्पनर भी 1 है जी, 1 शार्पनर। पेस्टल सीट के 2 पैकेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ पेस्टल सीट के 2 पैकेट, और क्या बोला है 1 रेखनी मैंने ये रूलर, ये 1 लिया है। तो उसको कितना राशि देना पड़ेगा। तो 1 पैकेट का दाम 22, तो ये तो 1 पैकेट लिया है। 2 पैकेट का 37.5 दूना 75 हो जाएगा। 3 पैकेट का 3.5 रुपया दाम है ना, 3.50, तो 3 पैकेट कितना दोस्तों होगा, देखिए 3 तिया 9 और 50 तिया 150, 10.5 टका, 10.5 टका। कैसे गुना कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 35 तिया 105,
35 दिया 105, मतलब कि 10 टका 50 पैसा। एक शार्पनर है तो इसका है 4.5, और 2 ठो पेस्टर कागज है तो 48 इंटू 2 96, और एक रेखनी है इसको 10 टका। अब रुपया में ऐसे लिखते हैं, सबको पता होगा। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया 50 50 100, हाथ में आ गया 1, क्योंकि 100 रुपया, 100 मैंने क्या हो गया, 1 रुपया हो गया, 1 लिख दिए, मैंने कि 0 कर दिया उसको। अब इधर तो पैसा वाला है ना भाई, ये क्या है, सब पैसा वाला है, पॉइंट के बाद पैसा, इधर रुपया, तो जब 100 पैसा मैंने क्या, तो 100 गया रुपया हो गया ना, तो 100 पैसा मैंने 1 रुपया, तो वो उछल करके पॉइंट के इस पर आ जाएगा। अब जोड़िए, 6 4 10, 5 15 और 2 17 और 1 18, 9 1 10, 10 7 17, 17 और 2 19, 1 20, 20 और 1 21, 218 रुपया कहीं पर है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है, बस आप क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना दोस्तों नहीं है, आपको इन सारे प्रोसेस को लगाना है वहां पे और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए एक और बच्चा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 10,011 को 101 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। भाई भाग कर दो, दिमाग अधिक मत लगाओ, भाग कर दो। 101 से भाग करेंगे तो 9 बार में भाग करते हैं, तो ये दोस्तों आ जाएगा 909। क्योंकि 10 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये 10,010 हो जाएगा, जो कि यहां से पार हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से काटेंगे कितना बचे बताओ, बचेगा या फिर 10, 909 ना, तो 9 और 1 10 बचेगा। अरे 11 में 9 गया, 2 बचेगा, और यहां आ गया आपका 9, 92 बचेगा, सॉरी मिस्टेक होता था, 92 बचेगा। अब ये 1 यहां उतरेगा, अब ये फिर जाएगा 9 बार में, 909, बोले कितना बचा, 12 9 21, 12, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आप में से जो भी लोग इस तरह से क्वेश्चन मिलता है, अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो भाई दिक्कत है, टेट में सब क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि हम कैसे बनाते हैं। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग उसमें होता है होल स्क्वायर, माने एकदम कंप्लीट स्क्वायर, और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाती है। देखिए इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे 16, 20 और 24 का पहले आप एलसीएम लेंगे, तो 24 को उठा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 8 दूनी 16, तो 8 तो यहां पर भी है ना भाई, 8 या 24 है, 8 और 8 तो मैच किया ना, तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया, रुकिए काम करते हैं, 24 को हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर देते हैं। 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 8 यहां तो मिल गया ना, लेकिन 2 एक ठो और है, यहाँ पे 2 ला कर दो, देखो 20 यहां पर है, चेक करो तो, 2 दूनी 4, एक ठो 5 चाहिए भाई, 5 आ गया, 20 हो गया। अब जो इसको गुना करके लाओगे ना भाई, यही होगा इसका एलसीएम, लेकिन इसका एलसीएम नहीं पूछा है, एलसीएम से वह संख्या निकालना है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो अब यहां दिमाग अधिक ना खपाते हुए मेरा बस सिंपल सा बात ध्यान रखेंगे और आप काम करेंगे। पूर्ण वर्ग वही होगा जो कि 2 का जोड़ा लगेगा, 3 का को जोड़ा नहीं है लगाओ, 5 का जोड़ा नहीं है लगाओ। अब गुना कर दो, 8 या 24 दूना 48, 48 गुने 5, 48 गुने 5, और फिर यहां से कितना होगा 15, तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20 और 4 24, 240 को 15 से गुना करोगे तो 15 चौक 60 और 30 और 6 36, यानी आपका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे बनाया आपने समझा कि सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम का प्रोसेस आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जो भी नए विद्यार्थी जो भी हमसे एलसीएम ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, ऑनलाइन ही हमसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप एलसीएम का आपको हम एक वीडियो का लिंक डाल देंगे, या एलसीएम बाय प्रीतम सर ढूंढ लीजिएगा, आपको मिलेगा, वहाँ हम बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक सिखाएं एलसीएम का, आप उसको देखिए एक बार। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखिए ये रहा एक सवाल जो कि नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। कहता है 78, 63, 60 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। स्थानीय मान दोस्तों आप जानते हैं 6 पहला कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6000, उसका इकाई दहाई मैंने 60, तो 6 गुने 6 36 और 1 2 3 4 0 जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, सॉरी 4 नहीं दिया पर 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उत्तर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट करने का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ ये होगा सुपर, ये क्वेश्चन सुपर है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मे भी आप में से कोई इसको बना सकते हो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। रचनात्मक आकलन दोस्तों पहले तो ये समझिए कि ये जो आकलन है ये टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी करने मतलब कि ये कभी भी चलते फिरते बच्चों से कुछ पूछ पाछ के भी आप उसके स्थिति, चाहे उसकी पढ़ाई का स्थिति, उसके आचरण, इन सबों का आप जांच कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा उसका आचरण बन रहा है, उसको आप आराम से जान सकते हैं। तो छात्रों का पोर्टफोलियो आपको अलग से वह हम पोर्टफोलियो पढ़ा देंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है वो आपको पढ़ा देंगे। वैसे ही पोर्टफोलियो पे एक वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द, आपको वहाँ पे हर चीज़ समझ में आ जाएगा। पोर्टफोलियो में समझ लीजिए आप लोग कि छात्र का एक फाइल, आप में से कई लोग पोर्टफोलियो का नाम सुने होंगे और नहीं सुने दोस्तों तो आपको हम समझाते हैं, आप ध्यान सुनिए। जितने भी लोगों का शादी हो गया उसको अच्छे समझ में आएगा। देखो ठीक है, आपका शादी का एक एल्बम होगा अलग अलग एंगल से, कहीं पर डांस करते हुए, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो वो दोस्तों एक एल्बम जो था वो भी एक पोर्टफोलियो होता है। तो बच्चा जब किसी स्कूल में जब दाखिल लेता है, जब नामांकन कराता है, एडमिशन लेता है, तो उस समय से लेकर के वह बच्चा जब तक पढ़ते रहता है उसके बारे में जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो कमियां हैं, जो उसको चाहिए, वो सारा एक फाइल में इकट्ठा होते रहता है। उसमें उसका फोटो रहता है, उसका गृह कार्य क्या देता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में, क्लास के वर्क को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, सब उसमें फाइलिंग किया जाता है। तो पोर्टफोलियो को भी देख करके हम बच्चे की वर्तमान स्थिति पता लगा सकते हैं कि अभी टेम्पोररी में क्या उसका हालात है। तो ये भी मतलब होता है, नहीं ये जो है रचनात्मक आकलन में होता है। देखिए यहां पर एक वर्ड दोस्तों क्या है, रचना। रचना मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। और आकलन दोस्तों में क्या होता है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना यानी अभी जो वर्तमान में जो बच्चों का हम निर्माण कर रहे हैं, जो निर्माणाधीन अभी है, जो निर्माण के प्रोसेस में है, उस समय बच्चे को क्या क्या आवश्यकता है, किस स्थिति में कैसे उसकी जांच करनी है, उसी को दोस्तों बोलते हैं रचनात्मक आकलन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोलता है, उपाख्यात्मक अभिलेख, यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चा अपने सीखने के दरमियान क्लास में, अपने वर्ग में और स्कूल में जो वो गतिविधि करता है, उसके द्वारा किए गए काम और उसको जो अभिलेख मतलब होता है कि उसको लिखा, उसके द्वारा किया गया काम को जो लिख करके जो रखा जाता है, उन सब को भी देखते हुए हम रचनात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्षेत्र भ्रमण, अगर यदि किसी बच्चे को जैसे एक काम दिया जाए कि बाबू आप जो है अपने मोहल्ले का सर्वे करिए और देखिए वहाँ कितने बच्चे स्कूल आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं। इससे क्या होता है ना कि उसको जो है एक ग्राफ बनाने का उसको समझ में आता है। वह जो है अपने लॉजिक के साथ वो अपने सामाजिक स्थिति को समझ पाता है। तो ये सब भी रचनात्मक आकलन का एक हिस्सा है। लेकिन सत्रांत परीक्षा यानी जब सत्र यानी जब आपका सेशन खत्म होता है, जब वहाँ पे परीक्षा ली जाती है, तो यह परीक्षा जो है रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं आकर के जो है यह आता है आपका ऐसी मूल्यांकन में जिसमें कि आप बच्चों को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि वो पास होता है तो उसको आप अगले क्लास में भेजते हैं, फेल होता है तो उसको भी उसी क्लास में रखते हैं। तो सत्रांत परीक्षा जो होता है ये रचनात्मक मूल्यांकन में या आकलन में नहीं आता है। तो आप में से इस क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से, हमको लगता है कि आपको हम कुछ बातें अच्छे से समझा सके। आप इसको देखिए क्योंकि आगे आपको एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे आप मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के सभी प्रकार को आपको वहाँ पे हम समझाएंगे। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये है आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। समस्या समाधान क्या देखिए यहाँ फर्स्ट दिया है पश्चगामी रूप से हल करना।
पश्चगामी का समझिए कि पीछे जो बालक पढ़ा हुआ अवधारणाएं हैं, जो भी कंसेप्ट वो सीखा है, उस कंसेप्ट के आधार पर आगे के आने वाले समस्याओं को हल कर पा रहा है, तो ये समस्या समाधान का तो सबसे बेहतरीन तरीका है ये तो बिल्कुल होगा। चित्रात्मक निरूपण, अगर यदि किसी समस्या को वो विजुलाइज कर सकता है, देख सकता है, और उसको अगर वो वहाँ निरूपित कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, अंकित कर सकता है, इसका मतलब कि वह समस्या को अच्छी से समझ चुका है, अच्छे से समझा हुआ है, और वह उस समस्या का समाधान आराम से निकाल सकता है। प्रयास व त्रुटि, देखिए समस्या समाधान में कई बार आप भी देखते हैं कि आपसे भी कोई प्रश्न हल नहीं होता, वहां प्रयास करते हैं, कई बार आप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें गलती निकलती है। तो प्रयास और त्रुटि समस्या समाधान का तो एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद ही जो है शिक्षक की भूमिका शुरू होती है कि वहां बच्चों को समझाएं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और क्या आगे आपको ठीक करना है। लेकिन रट कर याद करना या स्मरण करना ये गलत है, क्योंकि गणित में याद करने और रटने की कोई स्थिति नहीं बनती है। अगर आप यहाँ कोई मैथ रटते हैं या याद करते हैं तो उसकी मैथ या उसका मैथ जो है अच्छा नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल में। चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, मेरे हिसाब से आप लोग जो है अच्छा फील कर रहे होंगे बना के। आइए हम लोग आज का क्वेश्चन सेशन का अंत करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये कहता है कि एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न पूछते हैं, पूर्णांकों को एक जोड़ा लिखिए या पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ यानी योगफल यानी कि सम ऋणात्मक पूर्णांक हो। यह प्रश्न किसका उदाहरण है? खुले सिरे वाला या परिमितोत्तर प्रश्न, इसी को बोलते हैं बंद सिरे वाला प्रश्न। ठीक है, देखिए कितना खतरनाक हिंदी यूज करता है। परिमितोत्तर प्रश्न क्या था? बंद सिरे वाला अंत। स्मरण आधारित प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगर यदि किसी भी एक अंक का जोड़ा ले लें, जैसे मान लीजिए -2, इसमें जोड़ना है -3, ऑब्वियस सी बात है ये -2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 3 यानी -5 हो जाएगा। फिर माइनस हम कर लेते हैं -13 में अगर हम जोड़ देते हैं 8 को तो ये -5 होगा। ऐसे कई सारे जोड़े हो सकते हैं जिसको जोड़ने पर हम नेगेटिव में मान ला सकते हैं, यानी ये आपका है खुले सिरे वाला प्रश्न है। तो आज आपको हम खुले सिरे वाला प्रश्न या बंद सिरे प्रश्न दोनों आपको समझाए हैं। तो आप लोग को दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, कि आपका कमेंट का हमको इंतजार रहता है। और आप सबों का कितना मार्क्स आया आप ये कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका मार्क्स देखने पर खुशी होती है कि भाई आप में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या आपको अभी और क्या चाहिए, कहाँ गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन आपको जो है कहाँ दिक्कत हो रहा है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करें कि अगले सेशन में आपके लिए कुछ बेहतरीन और भी क्वेश्चन लेकर के आएँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।